नमस्कार। संसद टीवी के खास कार्यक्रम प्रश्नकाल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। प्रश्नकाल विशेष में हम आपके साथ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा करते हैं जिनका सीधा सरोकार देश और आपसे है। साथ ही हम आपको बताएंगे इन सवालों के बारे में आपको जानना समझना क्यों जरूरी है। गुरुवार 7 दिसंबर 2023 को निचले सदन लोकसभा में 9 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न सूचीबद्ध थे। आप टीवी स्क्रीन पर इन मंत्रालयों के नाम देख सकते हैं। वहीं उच्च सदन राज्यसभा में 14 मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। आप देख सकते हैं इन तमाम मंत्रालयों के नाम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रश्नकाल विशेष की आज की कड़ी में हम उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, आवासन और शहरी कार्य, युवा कार्यक्रम और खेल, पर्यावरण एवं जल शक्ति मंत्रालय से पूछे गए सवालों पर फोकस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल पूछे और इन प्रश्नों के जवाब में सरकार ने कौन कौन सी जानकारियां उपलब्ध करवाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्नकाल विशेष। प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की जानकारी मांगी गई। सांसद पवित्र मार्गरेटा ने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ अभियान के लक्ष्य को साकार करने में प्रस्तावित ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के क्या लाभ हैं। साथ ही इको मार्क योजना के लक्ष्यों को साकार करने में प्रस्तावित इको मार्क योजना के लाभ के बारे में भी सवाल पूछा गया। प्रश्न का उत्तर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से दिया गया। उत्तर में जानकारी दी गई कि भारत सरकार की ओर से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 अनुबंध 1 नोटिफाई किए गए हैं। इन नियमों के माध्यम से देश भर में स्वैच्छिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम, ग्रीन कार्ड अवार्ड और वनीकरण के लिए भूमि की सूची बनाने का कार्य किया जाता है। उत्तर में ये भी बताया गया कि ये सभी गतिविधियां लाइफ कार्यक्रम में योगदान दे रही हैं। लाइफ कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं और समुदायों को व्यवहार में परिवर्तन लाने, पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देकर स्थायी जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। इकोमार्ट सर्टिफिकेशन नियम 2023 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के व्यवहार को पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रति प्रेरित करना है, जो पर्यावरण पर कम प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार लाइफ का समर्थन करते हैं। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर प्रेरित करके टिकाऊ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में ग्रीन क्रेडिट कार्ड नियम 2023 के उद्देश्य भी साझा किए हैं। इसमें पहला उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करेगा। दूसरा उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट नियम 4 के उप नियम 2 में निर्दिष्ट किसी भी पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपाय करने से उत्पन्न होगा। तीसरा उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को मौजूदा समय में लागू किसी भी कानून के तहत अपने मौजूदा दायित्वों या अन्य दायित्वों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ग्रीन क्रेडिट को जनरेट करने की जानकारी भी उत्तर में दी गई है। ग्रीन क्रेडिट की गणना करने की पद्धति ऐसी होगी जो एडमिनिस्ट्रेटर की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जा सकती है। किसी भी गतिविधि के संबंध में ग्रीन क्रेडिट की गणना डिजायर्ड एनवायरमेंटल रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन आवश्यकता, पैमाने की समानता, दायरे, आकार और अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समानता पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ की घोषणा 2021 में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 के दौरान की थी। इसके बाद 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात में मिशन लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी उपस्थित रहे। इसकी शुरुआत इस संदेश के साथ की गई कि मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है और इसमें हर कोई अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार योगदान दे सकता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के अनुसार अगर 8 अरब की वैश्विक आबादी में से
1 अरब लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार अपनाते हैं तो यूनिवर्सल कार्बन एमिशन में लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज से संबंधित कार्रवाइयों में व्यक्तियों और समुदायों के व्यवहार परिवर्तन को एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने पर जोर देता है। इसमें प्लास्टिक को छोड़कर कपड़े के थैले का इस्तेमाल, प्लास्टिक बोतल की जगह कांच की बोतल का इस्तेमाल, घर में लाइट्स ऑफ करना और ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी को बंद करना जैसे छोटे छोटे प्रयास शामिल थे। नई दिल्ली में आयोजित G20 और P20 के दौरान सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को मिशन लाइफ के बारे में विस्तार से बताया गया। राज्यसभा में युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा दिए जाने से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। सांसद संगीता यादव ने मंत्रालय से पूछा कि खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण युवाओं की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए क्या तंत्र तैयार किया गया है। साथ ही सामुदायिक खेलों, खेलों के मैदानों के विकास और ग्रामीण और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए KIP के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में KIP के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा आवंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा किया है। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए KIP के अंतर्गत जिन ग्रामीण युवाओं का चयन किया गया है और जिन्हें सहायता दी गई है, उनके नाम और उनकी संख्या का ब्यौरा क्या है। सांसद ने ग्रामीण युवाओं में खेलों में भागीदारी, उनके प्रति जागरूकता और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने में KIP के प्रभाव और इसके परिणामों की जानकारी भी मांगी। प्रश्न का उत्तर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से दिया गया। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीट्स को खेलो इंडिया गेम्स, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों और स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ओपन सिलेक्शन ट्रायल के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया जाता है। इन एथलीट्स की जांच आयु सत्यापन परीक्षण के अधीन प्रतिभा विकास समिति द्वारा की जाती है। मंत्रालय की ओर से बताया गया कि वर्तमान में खेलो इंडिया स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में 2752 एथलीट्स को सहायता दी जा रही है। खेलो इंडिया स्कीम के तहत आवंटित और खर्च बजट की बात की जाए, 2016-17 में 118.10 करोड़ आवंटित हुआ, जबकि 118.10 खर्च हुआ। 2017-18 में 350.00 करोड़ आवंटित हुआ और 346.99 करोड़ खर्च हुआ। वर्ष 2018-19 में 375.09 करोड़ रुपए आवंटित हुए और 342.24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2019-20 में 578.00 करोड़ आवंटित हुआ और 575.52 करोड़ खर्च हुआ। 2020-21 में 328.77 करोड़ आवंटित हुआ और 338.06 करोड़ खर्च हुआ। 2021-22 में 869.00 करोड़ आवंटित हुआ और 764.29 करोड़ खर्च हुआ। 2022-23 की बात करें तो 600.00 करोड़ आवंटित हुआ और 596.30 करोड़ खर्च हुआ। 2023-24 की बात करें तो 1000.00 करोड़ आवंटित हुआ और 414.13 करोड़ खर्च हुआ। खेलो इंडिया योजना की उपलब्धियों के सवाल के जवाब में मंत्रालय की ओर से बताया गया कि खेल अवसंरचना के निर्माण और उन्नयन के अंतर्गत 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2740.98 करोड़ की कुल लागत से 307 नई खेल अवसंरचना परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। अनुदान में प्राप्तकर्ताओं को 2809.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 307 परियोजनाओं में से 178 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 129 प्रगति पर हैं। वार्षिक खेल प्रतियोगिता पहल के अंतर्गत खेलो इंडिया गेम्स के 11 संस्करणों का आयोजन किया गया है। इसमें एक खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4 संस्करण, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3 संस्करण और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3 संस्करण शामिल हैं। इन खेलों में 40,000 से अधिक एथलीट्स, 85,000 सहायक कर्मचारियों और 63,000 तकनीकी अधिकारियों
और 11,000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। देश के सभी जिलों में 1,000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। एथलीट्स के प्रशिक्षण के लिए कुल 296 अकादमियों को मान्यता दी गई है। खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस यानी 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई। फिट इंडिया फ्रीडम रन में 21 करोड़ से अधिक नागरिकों ने देश भर में 3 संस्करणों में हिस्सा लिया। खेल पर क्विज में 1 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। छात्रों को और अधिक प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया स्कूल सप्ताह हर साल आयोजित किया जाता है, जिसमें अब तक 13.5 लाख से अधिक छात्र फिटनेस से संबंधित कार्यकलापों में हिस्सा ले चुके हैं। महिलाओं के लिए खेल, इस वर्टिकल का उद्देश्य खेलों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस पहल के तहत खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 19 खेल विधाओं में महिला लीग का आयोजन किया जा चुका है। महिला एथलीट्स के लिए 52,086 प्रतिभागियों सहित कुल 479 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं। इस पहल से खेलों में महिला खिलाड़ियों की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2023-24 में युवा मामले और खेल मंत्रालय के बजट आवंटन में 11% की वृद्धि करके इसे 3,397.32 करोड़ रुपए किया। इससे पहले 2022-23 के बजट में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बजट में 724 करोड़ का इजाफा किया गया था। पिछले 5 वर्षों के बजट की बात करें तो वर्ष 2018-19 में 2,075.35 करोड़ रुपए, 2019-20 में 2,301.42 करोड़ रुपए, 2020-21 में 2,400 करोड़ रुपए, 2021-22 में 2,671.35 करोड़ रुपए और 2022-23 में 3,389.32 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2016 में खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की गई। खेलो भारत योजना को खेलो इंडिया योजना 2021-22 से 2025-26 के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित खेलो इंडिया योजना के 5 प्रमुख घटक हैं। इनमें खेल अवसंरचना का निर्माण और अपग्रेडेशन, खेल प्रतियोगिता और प्रतिभा विकास, खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियों का निर्माण, फिट इंडिया मूवमेंट की पहल और खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना शामिल है। राज्यसभा में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से पीएम डिवाइन यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल से जुड़ा सवाल पूछा गया। सांसद अबीर रंजन बिस्वास ने पूछा कि आगामी 2 सालों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत नियोजित परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा और समय सीमा क्या है। साथ ही योजना के अंतर्गत आज की तिथि तक वर्षवार और राज्यवार आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत और अधिक निधियां देने की योजना बना रही है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? पीएम डिवाइन योजना को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएम डिवाइन स्कीम का कुल अनुमोदित परिव्यय 6,600 करोड़ रुपए है। पीएम डिवाइन स्कीम की सूची 1 के अंतर्गत 855.85 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएं हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सूची बी के तहत करीब 1,270 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाएं हैं, जिनकी अनुशंसा सरकार की तरफ से कर दी गई है। लिस्ट सी में 2,924 करोड़ लागत की 22 परियोजनाएं हैं, जिनका चयन अनुशंसा के लिए कर लिया गया है। स्वीकृत 9 योजनाओं की बात करें तो इसमें असम के कामरूप जिले में 20 स्कूलों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बदलना, मिजोरम के विभिन्न जिलों में बांस संपर्क सड़कों के निर्माण की पायलट परियोजना, पूर्वी नागालैंड के विकास के लिए आजीविका परियोजनाएं, पश्चिम सिक्किम के पेलिंग से सांगा चायलिंग तक यात्री रोपवे का निर्माण,
दक्षिण सिक्किम के धापर से भालुडुंगा तक केबल कार का निर्माण, त्रिपुरा में दूर दराज की बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए सौर माइक्रो ग्रिड की स्थापना, गुवाहाटी में बाल चिकित्सा एवं कैंसर संबंधित सेवाओं की स्थापना, पूर्वोत्तर राज्यों में नेक्टर आजीविका सुधार परियोजना एवं नॉर्थ ईस्ट राज्यों में वैज्ञानिक रूप से जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल है। पीएम डिवाइन योजना के अंतर्गत जिन 3 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है, उसमें असम के शिवसागर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, एलजीबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने वाली 2 लेन सड़क का चौड़ीकरण और गुवाहाटी में मां कामाख्या कॉरिडोर का विकास शामिल है। पीएम डिवाइन यानी प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का प्रावधान 2022-23 के बजट में किया गया था। इसे 12 अक्टूबर 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। पीएम डिवाइन योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य पीएम गति के साथ जुड़े नॉर्थ ईस्ट के बुनियादी ढांचे और सामाजिक परियोजनाओं का विकास करना और नॉर्थ ईस्ट के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। पीएम डिवाइन के तहत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा समेत सभी 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कवर किया गया है। ये योजना भारत सरकार और राज्य सरकार की मौजूदा परियोजनाओं का पूरक होगी और दोहराव से बचा जाएगा। पीएम डिवाइन के उद्देश्य नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास में तेजी लाने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पीएम डिवाइन के उद्देश्य नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास में तेजी लाने के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पीएम डिवाइन योजना का अनुमोदित व्यय ईएफसी और कैबिनेट की सिफारिशों का पालन करता है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को ऋण से संबंधित प्रश्न पूछा गया। मंत्रालय से मूल प्रश्न सांसद महाबली सिंह ने पूछा। साथ ही सांसद गीता कोड़ा ने संबंधित विषय से जुड़ा अनुपूरक प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसदों ने जानना चाहा कि विगत 3 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनाओं के अंतर्गत काराकट, सिंहभूम, अमरावती, सोनीपत, शिवहर, भागलपुर, पश्चिमी सिंहभूम और जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पथ विक्रेताओं को प्रदान किए गए ऋण का ब्लॉकवार ब्यौरा किया है। साथ ही क्या सरकार के पास उक्त योजना के प्रारंभ से ही इसका लाभ उठा रहे पथ विक्रेताओं की संख्या का कोई आंकड़ा है? यदि हाँ, तो उपयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में उक्त योजना के क्रमशः पुरुष और महिला लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है? पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत विक्रेताओं को ऋण से संबंधित सवाल का जवाब आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया। ये स्कीम में 56 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैव ऑलरेडी अवेल्ड ऑफ द फर्स्ट लोन। अगर उसको आप सेकंड और थर्ड लोन मिला दें तो 73 लाख हैव अवेल्ड और टोटल लोन्स डिसबर्स्ड हैं 1,16,689. Value of the loans disbursed is 142.61 crores, जिसमें women beneficiaries 33,122, 35% है, digitally active 46% है। जहाँ तक बिहार की बात है, the first loan target allocated was 1,61,000 स्ट्रीट वेंडर्स। इसमें ऑलरेडी 59% टारगेट अचीव हो चुका है और जो नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हैं इसमें 94,519 हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों के दौरान काराकाट, सिंहभूम, अमरावती, सोनीपत, शिवहर, भागलपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित किए गए हैं। बिहार के भागलपुर में 3,854 करोड़ के ऋण दिए गए हैं और लाभार्थियों की संख्या 3,119 है। काराकाट में
2,743 करोड़ के ऋण दिए गए और लाभार्थियों की संख्या 2,192 है। शिवहर में 2,425 करोड़ के ऋण दिए गए और 1,991 लाभार्थी हैं। हरियाणा के सोनीपत में 10,726 करोड़ के ऋण दिए गए और 9,331 लाभार्थी हैं। जम्मू और कश्मीर के जम्मू में 8,447 करोड़ के ऋण दिए गए और लाभार्थियों की संख्या 5,727 है। झारखंड के सिंहभूम में 1,784 करोड़ के ऋण दिए गए और लाभार्थियों की संख्या 1,436 है। महाराष्ट्र के अमरावती में 17,554 करोड़ के ऋण दिए गए और लाभार्थियों की संख्या 14,668 है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुए उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है। स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर ऋण का भुगतान करने पर 20,000 रुपए के ऋण की दूसरी और 50,000 रुपए ऋण की तीसरी किश्त दी जाती है। स्वनिधि योजना के अंतर्गत 7% की ब्याज की दर से लोन उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 1,200 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जाता है। योजना के माध्यम से डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने का काम तो किया ही गया है, साथ ही पीएम स्वनिधि योजना ने सामुदायिक बाधाओं को तोड़ते हुए हाशिए पर रहने वाले शहरी छोटे कारोबारियों को निर्बाध रूप से जोड़ने का भी काम किया है। लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय से जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों से जुड़ा प्रश्न पूछा गया। मंत्रालय से मूल प्रश्न सांसद अपराजिता सारंगी ने पूछा और सांसद जसकौर मीणा ने संबंधित विषय से जुड़ा अनुपूरक प्रश्न पूछा। दोनों ही सांसदों ने प्रश्न के माध्यम से पूछा कि जल जीवन मिशन यानी कि JJM के मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। खासतौर पर ओडिशा और राजस्थान में उक्त मिशन के अंतर्गत अब तक संस्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा किया है। साथ ही अब तक और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए गए नल जल कनेक्शनों की संख्या का ब्यौरा किया है। सरकार की ओर से इन 2 राज्यों के शेष ग्रामीण क्षेत्रों को यथाशीघ्र शामिल करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। क्या सरकार ने जल नमूनों की जांच के लिए देश में जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही ओडिशा में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर JJM के प्रभाव का ब्यौरा क्या है। प्रश्न के उत्तर में जल शक्ति मंत्रालय ने जानकारी दी कि ओडिशा और राजस्थान समेत देश के हर ग्रामीण घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन लागू कर रही है। जल जीवन मिशन की मुख्य विशेषताओं में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल कनेक्शन से पीने के पानी की व्यवस्था करना है। उत्तर में ओडिशा के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जल जीवन मिशन की घोषणा यानी अगस्त 2019 तक केवल 3.5% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था। 3 दिसंबर 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 68% हो चुका है। इसी प्रकार राजस्थान में अगस्त 2019 तक केवल 11% ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन था, जो 3 दिसंबर 2023 तक बढ़कर 45% हो चुका है। उत्तर में ये भी जानकारी दी गई कि ऑनलाइन निगरानी के लिए JJM एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली और JJM डैशबोर्ड स्थापित किया गया है। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से पारदर्शी ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर बेहतर गुणवत्ता वाले पीने के पानी के लिए 29 नवंबर 2023 तक 2111 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर चुकी है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में जल जीवन मिशन के संबंध में कुछ प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के निष्कर्ष भी पेश किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान लगाया है कि देश में सभी घरों के लिए
सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया संबंधित बीमारियों से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रैमर ने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है और निष्कर्ष निकाला है कि सुरक्षित पानी के साथ सभी ग्रामीण घरों के कवरेज के साथ जेजेएम के कार्यान्वयन से 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर में लगभग 30% की कमी आने की संभावना है। सालाना 1,36,000 लोगों की जान बचाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना को देश के उन सभी क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए प्रारंभ किया गया जहां लोगों को अब भी पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है। देश में लगभग 19.24 करोड़ घर हैं। 2014 तक कुल घरों में से सिर्फ 3.24 करोड़ घरों यानी 16.82% तक नल से पेयजल उपलब्ध था। नवंबर 2023 तक ये आंकड़ा बढ़कर 13.67 करोड़ घर यानी 71.11% तक पहुंच गया। खास बात ये है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद बीते 4 वर्षों में 10 करोड़ 45 लाख घरों तक नलों से जल पहुंचा है। देश के 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों तक शुद्ध पेयजल का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इनमें हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं। नवंबर 2023 तक देश के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50% घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंच गया है। जल जीवन मिशन की सफलता की बात करें तो 1 जनवरी 2023 से देश में औसतन प्रतिदिन 87,500 नल के कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में महज 1 वर्ष में 330 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में पानी के कनेक्शंस के मामले में 89 लाख कनेक्शन के साथ उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। जल जीवन मिशन की शुरुआत के वक्त 22,016 घर और 1.79 करोड़ नागरिक ऐसे थे जो आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त पानी पीने पर मजबूर थे। संतोष की बात ये है कि अब ऐसे सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने के लक्ष्य में जुटा है। आइए अब एक नजर डालते हैं लोकसभा और राज्यसभा में आज हुई कार्रवाई की हाइलाइट्स पर। गुरुवार को शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन रहा। राज्यसभा की बात करें तो प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। देश की आर्थिक स्थिति पर शुरू हुई अल्पकालिक चर्चा पूरी हुई। चर्चा का जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। जवाब देते हुए उन्होंने कहा, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 13.5 करोड़ लोग विभिन्न प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं। चर्चा की शुरुआत 5 दिसंबर को हुई थी। लोकसभा की बात करें तो गुरुवार को प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। शून्यकाल में सांसदों ने विभिन्न मुद्दे उठाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा हुई। विभिन्न सांसदों ने विधेयक पर अपने अपने विचार रखे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चर्चा का जवाब दिया। इसके पश्चात केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गया। फिलहाल प्रश्नकाल विशेष की इस कड़ी में इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।